हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद स्कूल की हिस्ट्री बुक्स ने कभी नहीं पूछा या पूछेंगे भी नहीं। क्या 1947 भारत कमज़ोर था या फिर भारत स्ट्रांग था लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि सच ये है, भारत ने आज़ादी मांगी नहीं थी, भारत ने आज़ादी छीनी थी। फिर भी अब देश टूट रहा था, अब खून बह रहा था, अब लाखों लोग अपना घर छोड़ रहे थे। सबसे प्रैक्टिकल आदमी को डिसीजन टेबल से थोड़ा दूर रखा गया, जो हम स्टैचूज़ में देखते हैं, लेकिन जिनकी अप्रोच को उस वक्त पूरी ताकत नहीं मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में भारत सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ था, भारत टुकड़ों में बिखरा हुआ था। 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट, हर राजा अपना कानून, हर स्टेट अपनी फ़ौज। अगर एक भी गलत डिसीजन होता तो भारत एक नेशन नहीं, एक सब कॉन्टिनेंट बन के रह जाता। यहीं पर पटेल का रोल शुरू होता है। नो इमोशनल स्पीचेस, नो इंटरनेशनल अप्रूवल, सीधा नेशनल इंटरेस्ट। हैदराबाद हो, जूनागढ़ हो या प्रिंसली हेजिटेशन, पटेल का अप्रोच क्रिस्टल क्लियर था। इंडिया का एक होना नेगोशिएबल नहीं है। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी डायरीज में लिखा है कि पटेल आर्यनविल के साथ नेगोशिएट करते थे, जबकि बाकी लीडरशिप इंटरनेशनल ऑप्टिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। यहीं से एक सटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू का विजन आइडियलिस्टिक था, इंटरनेशनल गुडविल, मॉरल अथॉरिटी, ग्लोबल लीडरशिप। पटेल का विजन प्रैक्टिकल था, ग्राउंड कंट्रोल, क्लैरिटी और फ्यूचर रिस्क का असेसमेंट। और जब विजन अलग हो तो पावर का सेंटर भी मैटर करता है। पटेल ने रिपीटेडली वार्न किया कि पाकिस्तान की लीडरशिप के इंटेंशंस क्लियर नहीं है। उनका मानना था कि अग्रीमेंट्स तब तक काम नहीं करते जब तक दोनों साइड्स का बिहेवियर ऑनेस्ट ना हो। लेकिन डिसीजन मेकिंग का सेंटर पटेल के हाथ में था ही नहीं, और इसका इफेक्ट सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा, उसका इफेक्ट नेशनल पॉलिसी तक गया। अब एक ऐसा डिसीजन देखते हैं जो आज भी लोग समझने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन काउंसिल के तहत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एसेट्स मिलने थे, टोटल 75 करोड़ रुपए। 20 करोड़ पहले ही दे दिए गए थे, बाकी 55 करोड़ रोक लिए गए थे जब पाकिस्तान की हॉस्टाइल एक्शन सामने आई। यहाँ पटेल का स्टांस बिल्कुल क्लियर था, जब तक अग्रेशन चल रही है पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये स्टेट क्राफ्ट था। लेकिन नेहरू का अप्रोच अलग था। उनका मानना था कि भारत को मॉरल हाई ग्राउंड पर रहना चाहिए, कि अग्रीमेंट्स का पालन होना चाहिए, चाहे दूसरा साइड फेथ फॉलो करे या ना करे। महात्मा गांधी ने भी प्रेशर डाला कि ये कहकर कि पैसे रोकना अनएथिकल होगा, और इस तरह जनवरी 1948 में 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए। यहाँ सवाल ये नहीं है कि अग्रीमेंट फॉलो करना गलत था या सही। असली सवाल ये है, क्या मोरालिटी और स्टेट क्राफ्ट हमेशा एक जैसे काम करते हैं? पटेल का मानना था कि स्टेट क्राफ्ट में इंटेंशंस पढ़े जाते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं। और हिस्ट्री ने दिखाया है कि उनकी कॉशन बिना वजह नहीं थी। उस डिसीजन का एक मैसेज गया कि भारत अग्रीमेंट्स फॉलो करेगा, चाहे दूसरा साइड एग्रेशन ही क्यों ना करे। मॉरली ये स्ट्रांग लगता है, स्ट्रैटेजिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेस में आज तक भुगत रहे। और यहीं से कांग्रेस लीडरशिप का एक ब्रॉडर पैटर्न समझ आता है। पावर ट्रांसफ़र को प्रायोरिटी, इंटरनेशनल परसेप्शन को प्रायोरिटी, ग्राउंड लेवल कॉन्सिक्वेंसेस को सेकेंडरी प्रायोरिटी। अगर पटेल डिसीजन टेबल के सेंटर में होते तो शायद चॉइसेस और ज़्यादा कंफर्म होती, और ज़्यादा फर्म होती, ज़्यादा डिसाइसिव होती, ज़्यादा रूटेड होती। ये कहना गलत होगा कि एक आदमी सब कुछ बदल देता, लेकिन ये कहना सच है कि जो सबसे प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर को साइडलाइन किया जाता है, उस नेशन को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पार्टीशन का दर्द सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि देश टूटा,
दर्द इसलिए भी था क्योंकि भारत के पास कैपेबिलिटी थी, लेकिन उस कैपेबिलिटी को पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। और शायद इसीलिए आज भी हम पूछते हैं, अगर भारत को जोड़ने वाले आदमी की बात थोड़ी और सुन ली जाती तो क्या कुछ चीज़ें अलग होती। ये सवाल भारत को कमज़ोर नहीं करता, ये सवाल भारत को मैच्योर बनाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशंस अपनी हिस्ट्री को वर्शिप नहीं करते, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सवाल और मेरा उसको पूछने का तरीका और समझने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही बातें, ऐसे ही सवाल और पूछते रहेंगे। धन्यवाद।